हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम्म, आज से 11th का चैप्टर, पहला चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट। आज से हम लोग शुरू करेंगे। कल मैंने कहा था, तो आज से वी विल हैव इट, ठीक है ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो ये आज से जो लेक्चर है, आज थर्सडे है, तो एक शेड्यूल मैंने बनाया कि थर्सडे, दैट इज TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, हम लोग 11 का टॉपिक करेंगे। और MWF, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हम लोग 12th के टॉपिक को हैंडल करेंगे। जैसे डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हम लोग वी आर हैविंग सॉलिड स्टेट। एक्चुअली इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कंप्लीटेड। तो MWF में हम लोग 12th करेंगे। जब सॉलिड स्टेट व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, देन वी विल हैव द सेकंड चैप्टर ऑफ 12th, दैट इज सॉल्यूशंस। और TTS में हम लोग ऐसा करते हैं कि 11th को शुरू करते हैं, तो अल्टरनेट चलेगा। जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा तब तक अल्टरनेट चलता रहेगा 11th की, और अल्टरनेट चलता रहेगा 12th की। तो आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री of belonging to 11th, with reference to the NCERT. The first chapter is namely some basic concepts in chemistry, which is also known as mole concept in short. तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। आज 11th का पहला लेक्चर है। चूँकि 11th के बच्चे जो है मैट्रिकुलेशन के बाद 11th में आते हैं, तो मैट्रिकुलेशन के बाद चूँकि 11th में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका बेस बेहतर हो है या नहीं है। तो पहले 11th के साथ कनेक्टिविटी के लिए हम लोग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। और यूनिवर्स को फिर दो हिस्से में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, मैटर और एनर्जी में। और मैटर से वर्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैटर से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे मैटर से, ठीक है। सॉरी, यूनिवर्स से शुरू करेंगे, ओके। और चूंकि टॉपिक ये 11th का है, तो प्योर इंग्लिश, एकदम इंग्लिश नहीं बोलूँगा मैं, मिक्स बोलूँगा, हो इंग्लिश, दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोलूँगा, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए, ठीक। यूनिवर्स, व्हाट द हेल इज ऑल अबाउट यूनिवर्स। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस सॉलिड लिक्विड गैस पर इंसान घमंड करता है कि बहुत हम जानते हैं, जिस सॉलिड लिक्विड गैस पर ये जानने पर इंसान को घमंड है, वो इंसान को पता ही नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं। क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो पूरे यूनिवर्स का 0.000000000 पे रिकरिंग लगा हुआ है, 1% हिस्सा ही है। और 99.99999 अगेन 9 पे रिकरिंग लगा हुआ है, यानी 99.999 पे रिकरिंग परसेंटेज हिस्सा ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू प्लाज्मा स्टेट। और उसी प्लाज्मा स्टेट का रेफरेंस लेकर के अभी रिसेंटली, आज से 10 दिन पहले, नासा ने कहा कि सन के सरफेस पे कुछ हलचल हो रहा है। ऐसा लगता है कि सोलर साइक्लोन यानी मैग्नेटिक साइक्लोन आने का संभावना है, जिसकी बात जब से मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू से कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्कवरी चैनल पे इसके बारे में अलग से प्रोग्राम चलता है। That's why I always say that knowledge is power. Knowledge gives you empowerment. No matter which kind of knowledge you are having. Knowledge is knowledge, good or bad. Just have it. कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि गुड और बैड जो है ना, वो एडजेक्टिव है। किसी के लिए कोई चीज़ गुड हो सकता है, तो किसी के लिए बैड हो सकता है। किसी के लिए वेज खाना खराब हो सकता है, तो किसी के लिए नॉन वेज खराब हो सकता है। वेज खाने वाले को कोई अख्तियार नहीं बनता कि वो नॉन वेज खाने वाले को उंगली उठाए, और नॉन वेज खाने वाले को कोई अख्तियार नहीं बनता कि वो वेज खाने वाले को उंगली उठाए। दोनों की अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है, दे आर हैविंग दैट। चलिए, तो यूनिवर्स को हम डिफाइन करते हैं कि टिल डेट साइंस के दुनिया में आज तक जितना भी नोन क्वांटिटी है एंड अननोन क्वांटिटीज है, सबको मिला के हम यूनिवर्स बोलते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनडिफाइंड है।
ठीक है। कभी कभी हियर एंड देयर, यदा कदा हम लोग सुन लेते हैं ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि आजकल 3-4 दिन से देख रहे हैं कि वो एस्टेरॉयड के टकराने की बात हो रही है। जानते कहाँ हम लोग कुछ एस्टेरॉयड के बारे में तो कुछ जानते हैं नहीं, ठीक है ना। कि कब टकराएगा, क्या टकराएगा, है ना। अंदाज लगाते हैं कि टकराएगा, टकराते टकराते नहीं टकराता है, दिन गुजर जाता है तो लोग कहता है कि बच गए हम लोग। अब हुआ क्या उस प्लाज्मा स्टेट में किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि साइंस के अरीना में जितना भी नॉन क्वांटिटी है और अननोन क्वांटिटी है, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स को 2 क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं। यूनिवर्स इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी। नंबर 1 मैटर, नंबर 2 एनर्जी, ओके। और मैटर को हम डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग, फॉर दैट मैटर एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, anything which is a part of universe, anything, obviously, because universe is being classified into 2 different parts now. One is matter and the other one is energy, and I am defining matter. Matter is defined as anything which has got its own mass. Matter is defined as anything which has got its own mass and occupies space as well. मैटर, जिसको हिंदी में वी कॉल इट पदार्थ, मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर कोई भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसका अपना मास हो और साथ में जगह भी ऑक्युपाई करता हो। अब जिसका मास होगा वो जगह तो ऑक्युपाई करेगा ही। जगह ऑक्युपाई करने का मीनिंग क्या होता है? उसकी लंबाई है या चौड़ाई, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, या लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, या लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, ठीक है। तो जिसके पास मास होगा उसके पास तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा ही होगा। यानी मैटर इज बीइंग डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच हैज गॉट इट्स ओन मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एज वेल। दैट इज, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज गॉट मास एंड वॉल्यूम बोथ। मैं यहां पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जिसके पास अपना मास होगा उसके पास वॉल्यूम होगा ही होगा। क्योंकि देखिए साइंस में कितना फ्लॉ वाला डेफिनेशन है ये कि मैटर क्या है, तो जिसके पास मास है, और मास को क्या डिफाइन किया जाता है कि भाई जिसके पास कंटेंट ऑफ मैटर है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। इसीलिए मैं जब भी लेक्चर लेता हूं तो शुरू में अक्सर बोलता हूं कि सारा स्ट्रेस होना चाहिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पर। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कंसेप्ट को अगर आपने ले लिया अपने अंदर तो आपके लिए साइंस एकदम ब्रेड एंड बटर चिकन रोल हो जाएगा, बटर रोल। 11th के सिलेबस के दायरे में सिंपली मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज गॉट इट्स ओन मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एज वेल। दैट इज मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम बोथ। बट बेसिक क्वेश्चन इज हियर, जिसके पास मास होगा उसके पास वॉल्यूम तो होगा ही। क्यों? वो इसलिए, ये मास क्या है तो कंटेंट ऑफ मैटर है, और मैटर क्या है भाई तो जिसके पास मास है। ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर ऑफ पैकेट हो जाएगा। ये तो जगलिंग विद द बॉल सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है। अब इसके जड़ को हम लोग समझेंगे। जब मैटर को आप डिफाइन करते हो तो कहते हो कि ये कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास हो, और मास को कहते हो, मास क्या है भाई तो कंटेंट ऑफ मैटर है। इसके जड़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आप जब बात करते हो मास की तो किसी सब्सटेंस के अंदर मास है या नहीं है ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के मैग्नीट्यूड से। क्योंकि आइंस्टीन की स्ट्रिंग थ्योरी है, गूगल पे जाके सर्च करके पढ़ लेना। आइंस्टीन की स्ट्रिंग थ्योरी है कि मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वो है एटम। एटम का कम से कम 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर बना है। एक क्वार्क बहुत सारे सब क्वार्क से बना है, एक सब क्वार्क बहुत सारे डाउन क्वार्क से बना है, एक डाउन क्वार्क बहुत अपलेट क्वार्क से मिलकर बना है, एक अपलेट क्वार्क बहुत सारे बोसोन से बना, एक बोसोन बहुत सारे ग्रेविटॉन से बना, एक ग्रेविटॉन बहुत सारे हार्ट्रॉन से बना, एक हार्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना, एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लैरियन से बना, एक लैरियन बहुत सारे यूरोन से बना, एक यूरोन बहुत सारे न्यूरॉन से बना और न्यूट्रॉन से बना, और एक पर्टिकुलर हाइड्रोन जो इस न्यूट्रॉन और हाइड्रोन के बीच का जमावड़ा है वो वेरियस मॉलिकुलर वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स का जमावड़ा है। एक रस्सी बांधते हो तो उंगली मारो, दैट इज वाइब्रेशन। तो किसी सब्सटेंस के अंदर मैटर है या नहीं, किसी सब्सटेंस के अंदर मास है या नहीं, ये हम पता कैसे करते हैं? ये मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशंस, क्योंकि दुनिया का हर सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने मीन एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशन में, और उसी मॉलिकुलर वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब क्या है? लाइक दिस, जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो उसके लिए उसको जगह चाहिए, और जगह उसको इसलिए बगल वाला पार्टिकल देगा क्योंकि उसको मालूम है कि इसके पास मास है। जिसके पास मास होगा उसके पास वॉल्यूम झक मार के होगा, होना ही होना है। मास और वॉल्यूम दोनों बिल्कुल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है। मास है तो वॉल्यूम है। और जब मास है तो वॉल्यूम होगा ही होगा, इसलिए उसकी डेंसिटी भी होती है। ये बेसिक कंसेप्ट इसको याद रखेंगे कि मास जिसके पास है उसके पास जगह ऑक्युपाई करने की क्षमता होती है। तो मैटर को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो और वॉल्यूम तो होगा ही होगा, वॉल्यूम है, मास है तो डेंसिटी भी होगा, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, उसको आपने कहा मैटर। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का वो बचा खुचा हुआ रेस्ट हिस्सा which has nothing to do with mass or volume or density, जिस हिस्से को आपने मैटर कह के पुकारा, और मैटर के पास मास है, और मास होगा तो वॉल्यूम होगा ही, और जब दोनों होगा तो डेंसिटी भी होगा यार। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का बचा खुचा हुआ हिस्सा जो मैटर नहीं है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अब यूनिवर्स का दो पार्ट है, एक मैटर दूसरा एनर्जी। जैसे पूरी दुनिया में जो इंसानियत की शुरुआत हुई वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम यानी एडम और ईव से, और एडम पहला मर्द थे आदम अलैहिस्सलाम, और हव्वा अलैहिस्सलाम पहली औरत थी, यानी एडम वाज द फर्स्ट मेल एंड ईव वाज द फर्स्ट फीमेल। इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, जिसको साइंस बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी कह सकता है, उससे इंसानियत का विस्तार हुआ, और इतना भयानक विस्तार हुआ कि आज इंडिया की आबादी 135 करोड़ के करीब है। तो जैसे उस कम्युनिकेशन से दुनिया का विस्तार हुआ, वैसे ही यूनिवर्स का दो हिस्सा मैटर और एनर्जी, इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को स्टडी करने वाले इंसान का नाम है आइंस्टीन। इसी मैटर और एनर्जी, जब यूनिवर्स का दो हिस्सा मैटर और एनर्जी, किसी कमरे में दो इंसान है, एक हफ्ता से बंद है, तो दोनों को तो बात करना पड़ेगा ना एक दूसरे से। यूनिवर्स का दो हिस्सा मैटर और एनर्जी, जब दोनों के बीच आपस में बातचीत हाय हेलो शुरू हुआ, तो इसी हाय हेलो, इसी मैटर और एनर्जी के इंटरैक्शन को स्टडी किया आइंस्टीन ने, जिसको आप और हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में E बराबर mc स्क्वायर के नाम से जानते हैं। यानी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मास कुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कुड आल्सो बी कन्वर्टेड बैक इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मास। This interaction was studied by Albert Einstein. तो अब एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन which has nothing to do with any mass, volume or density, but it has got the necessary appetite or necessary capacity or necessary क्षमता औकात to successfully perform any work done.
एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि ये इसका ना लेना देना किसी मास से है, ना डेंसिटी से है, ना वॉल्यूम से, लेकिन इसके पास वो जरूरी क्षमता, एपेटाइट, कैपेसिटी है कि वो किसी काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। और एनर्जी किसी वर्क डन का करेंसी है। कोई भी वर्क डन बगैर एनर्जी के कंजम्पशन के हो ही नहीं सकता। नेवर। किसी वर्क डन के किए जाने में द करेंसी बीइंग यूज्ड इज टर्म्ड एज एनर्जी। वर्क डन फ्रंट एंड में होते हुए दिखता है, लेकिन बैक एंड में जो काम होता है वो एनर्जी है। इसीलिए एनर्जी को हम स्टोर्ड वर्क भी कहते हैं, जो आप फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम में बाकायदा प्रूव करके पढ़ते हो। हम केमिस्ट्री में अपने एतबार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी को स्टोर्ड वर्क क्यों कहते हैं। आपको अगर किसी इंसान को 5 तमाचा रसीद करना है, अगर किसी इंसान से आप नाराज हैं, वो सामने दिख गया और आप चाहते हैं कि उसको आप 5 तमाचा मारें, तो आपको तमाचा मारने के लिए किसी रिचार्ज कूपन के दुकान पर जाके ये नहीं कहना होता कि मेरा तमाचा खत्म हो गया, उसको रिचार्ज कर दो। आप जब चाहें तब तमाचा रसीद कर सकते हैं। दिन भर में आप बाल पे हाथ फेरते हो 10-20 बार, आपको कहीं से कूपन थोड़े ना रिचार्ज करना पड़ता है। जब मन करते हो तब ऐसे कर लेते हो, जब मन करते हो तब ऐसे कर लेते हो, जब मन करते हो यूं बजा देते हो चुटकी। इसका मतलब है कि ये तमाम काम आपके अंदर स्टोर्ड है, लेकिन चुटकी बजाने में भी एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो मेरे कहने का मेन जो थीम है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील अंडरस्टैंड के एनर्जी इज द बैक एंड ऑफ एनी वर्क। सी द थिंग इज के इफ यू आर ट्राइंग टू execute any work done, then the currency which would be used, ठीक है ना, is energy. Energy is the currency being used. No energy, no work done. No energy, no work done. Energy is required for any sort of work being done. Energy is like currency, रुपया, ठीक है ना। जैसे आजकल की दुनिया में बिना रुपया के आप नहीं चल सकते। वो किताबी बात रहने दीजिए, आदर्श वो उसको घोल बना के पी लीजिए। आज की दुनिया की हकीकत यह है कि 9 रुपया यू कांट मूव एनीवेयर, नो मैटर हाउ शरीफ यू आर, नो मैटर कि आपका नाम ही शराफत अली है, बट विदाउट रुपया यू आर स्टक। एनीवे, अब इसका मतलब यह नहीं कि गलत तरीके से रुपया आदमी कमाना शुरू कर दे, मतलब एक बात कह रहे हैं हलाल तरीके से। रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी चीज के पीछे भागने से कोई चीज हासिल नहीं होती है। मेरे कहने का मकसद ये है, आप लोग कम उम्र के बच्चे हैं ना, आपका पूरा पर्सोना डेवलप करना आपके रेस्पेक्टेड फैकल्टीज का काम है। गार्जियन, माँ बाप ने आपको 10th तक ला के खड़ा किया, अब ऑनवर्ड्स बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत उम्मीद के साथ आप 10th जब पास करते हो या करती हो, तो आपको फैकल्टीज से मुलाकात होती है। तो अब जो ये 2-3 साल, आप 2-3 साल क्या मतलब, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, और भी बहुत सारे फैकल्टीज से आपको मुलाकात होगा। आई मीन टू से कि जिस फैकल्टी से आपको मुलाकात हो, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपका सिर्फ कैरियर नहीं, ठीक है ना। फैकल्टी टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाना तो किताब उसे चलता रहता है यार, उसमें क्या। आपके पूरे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पर्सोना को डेवलप करना, और इस तरह से डेवलप करना, क्योंकि मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट की निशानी होनी चाहिए चेहरे पे तेज, आंखों में चमक और बातों में खनक। जब वो किसी चीज को देखे तो एक आग होनी चाहिए उसको देखने में। आग मतलब ये नहीं कि नॉट इन नेगेटिव सेंस, स्पार्क होना चाहिए, ठीक है। He should be or she should be able to visualize anything with a spark. Inhibition type of kind of spark, जो सामने वाले को इनहिबिट कर दे, और जब बात करे तो सामने वाला खो जाए। हो जाए मतलब वो कोई रोमानी अंदाज में नहीं, रोमांटिक मामला नहीं, हो जाए मीन्स ध्यान से सुने उसकी बात, इतना इंप्रेसिव हो, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आता है, करते करते, मेहनत करते करते। फिर बॉडी लैंग्वेज,
ठीक है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है बाहर में, मतलब बिहार के बाहर, मुंबई में, क्योंकि खास के मुंबई की बात करूँगा, फिनेंशियल कैपिटल है, वहाँ हर लोग जाता है, खास के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, क्योंकि सारी कंपनीज का ऑफिस तकरीबन है वहाँ। मुंबई के अंदर 10 तो गुड़गांव और 50 तो नोएडा घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो मुंबई में मैंने देखा है कि वहाँ बस स्टॉप पे खैनी लगा रहा है, डिसेंट कपड़ों में है, अच्छे से दिख भी रहा है अच्छा, लेकिन खैनी लगा रहा है चुनौती। अपना वो मतलब बॉडी लैंग्वेज को, पर्सनालिटी को उसका मतलब बर्बाद कर रहा है। खैनी है, एक तो खाना नहीं चाहिए, और अगर खाता है तो कहीं खाली किनारे जाके गिरा जाए। ये पूरा बिहारी स्टाइल में पूरा रगड़ रहा है, तो रगड़ रहा है, कहने का मतलब इससे बॉडी लैंग्वेज खराब होता है, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि एनर्जी जो है वो बेसिकली किसी वर्ल्ड का करेंसी है, ठीक है ना। और एनर्जी के हवाले से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप 9th-10th में पढ़ ही चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, जिसको 11th में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, है ना। दूसरे तरीके से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेम चीज है, सेम स्टेटमेंट है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट गांधी मैदान भर के बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी को दूसरे तरीके से आप कहेंगे तो कहेंगे कि व्हेनेवर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग वैनिश्ड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट रीअपीयर। अर्थात हिंदी में ऊर्जा को ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ऊर्जा का सिर्फ स्थानांतरण होगा एक रूप से दूसरे रूप में। इसका मतलब है कि एनर्जी का स्टोरेज नहीं हो सकता, ठीक है। 9th-10th में जो भाई लोग बायोलॉजी में पढ़ लिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर हो सकता है, एनर्जी स्टोर नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, रेगुलेशन होता है। एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते। एनर्जी के बारे में जैसे वो गाना है बहुत पुरानी फिल्म का कि जिंदगी है रास्ता जो थम गए तो कुछ नहीं हो जाता है। गंगा पवित्र नदी इसलिए है कि हिमालय से निकलती है और बहती रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऊर्जा का स्टोरेज एनर्जी कांट बी स्टोर, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट डज इट सिग्निफाई? ये बताता है कि एनर्जी का स्टोरेज नहीं हो सकता। एनर्जी विल सिर्फ उसका एनर्जी का ट्रांसफरेंस होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। इसको आप वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़े हो, और यहाँ यू विल गेट दिस इनटू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड but only it can be transformed from one form to another. Energy keeps its form changing all the time round the clock. ठीक है। एनर्जी को स्टोर वर्क भी कहते हैं। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में मेनली एनर्जी दो ही फॉर्म में है। इन द एंटायर यूनिवर्स there are only two main forms of energy thanks to Newton's first law of motion, that is laws of inertia. बॉडी का दो ही पोस्चर है, एट स्टैटिक और either at rest or in motion, that is static and dynamic. Taking this leap from that, एनर्जी का दो ही फॉर्म है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल और काइनेटिक। और एनर्जी के बारे में डिटेल अपना पढ़िएगा फिजिक्स में, जितना ज़रूरी था मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में चर्चा करना, तो कुछ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, यू विल हैव इट ऑन न्यूमरस ओकेजन्स, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, ठीक है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म है, बाकी बहुत फॉर्म में सब अपना फिजिक्स में पढ़िए। उसके लिए अलग से चैप्टर है आपको समर्पित है, वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, अब मैटर का यार बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। एटॉमिक मैटर, मॉलिकुलर मैटर, सब टाइप बता रहे हैं, ठीक है। पहला एटॉमिक मैटर, फिर मॉलिकुलर मैटर, न्यूक्लियर मैटर, कोलिजनरी मैटर, रोटेशनल मैटर, वाइब्रेशनल मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैटर, ग्रेविटोनिक मैटर, हाइड्रोनिक मैटर, मेसोनिक मैटर, पाई मेसोनिक मैटर, बैरियोनिक मैटर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैटर को का दो क्लासिफिकेशन आपको जानना है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बाहरी रूपरेखा, अपीयरेंस। अपीयरेंस के आधार पर आप जो अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, अच्छा सोसाइटी में भी यही हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस के लोग के आधार पर लोग बांट रहे हैं, कौन देखने में कैसा है, कौन देखने में क्या है ना। अंदर से भले वो गांजा पीता हो, कोई दिक्कत नहीं हो,
क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी तो कोई देखता नहीं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है ना? मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोथ साइंस इन कंडेंस्ड स्टेट में। और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मिक्सचर और सब्सटेंसेज में। मिक्सचर को बांटते हैं दो हिस्से में, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेज को बांटते हैं दो हिस्से में, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को दो हिस्से में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट को तीन हिस्से में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। और मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड तीनों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिर्फ मैं बात करूंगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन की। चूंकि आई मीन यू आर कमिंग जस्ट आफ्टर मैट्रिकुलेशन, दैट इज यू आर मूविंग फ्रॉम 10th to 11th, दैट यू मस्ट नो, यू शुड नो rather what the hell is all about physical classification and chemical classification। ठीक है ना? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को आप ऐसे समझें कि किसी सब्सटेंस के बाहरी प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग क्लासेस में बांटना, अलग अलग टाइप्स में बांटना। ठीक है? अगर बाहरी रूपरेखा या बाहरी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर आप सब्सटेंसेस को अलग अलग क्लास में बांटते हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अगर हम बाहरी प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग क्लासेस में सब्सटेंसेस को आप अगर बांटते हो तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे दुनिया में आप बांटते हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई अंधरा है, कोई लंगड़ा है, कोई पगला है। कहने का मतलब है कि एक बाहरी रूपरेखा के आधार पर बांटते हो ना यार। तुम्हारे पास मान लीजिए तुम्हारे 5 दोस्त हैं, यू हैव 5 फ्रेंड्स विद द सेम नेम। आपके 5 दोस्त हैं और पांचों का नाम मान लीजिए है मनोज। अब पांचों का मोबाइल नंबर आप सेव करते हो तो अलग अलग नहीं उसमें लिखते हो, मनोज लंगड़ा, मनोज अंधरा, है ना, मनोज लुल्हा मनोज पगला, है ना। तो ये जो लगाते हो ये उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे आप लगाते हो। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी रूपरेखा के आधार पर द वे यू सी द थिंग्स, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि अगर आप बाल इधर से झाड़े एक दिन, अगले दिन इधर से झाड़ लिए, फिर गायब कर दिए, फिर पूरे उड़ा दिए, जो सब मन वैसा करे, कभी मूछ रख लिए, कभी दाढ़ी रख लिए, कभी दोनों हटा दिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द आउटलाइन प्रॉपर्टीज, द वे यू आर हैविंग द थिंग्स, द वे यू सी द थिंग्स, द वे यू लुक अप टू द थिंग्स। जैसा आपको सामने वाला सब्सटेंस दिख रहा है ना, वैसा आप उसको देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। दो दोस्तों में अगर पुशअप होता है, एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की झगड़ा शुरू होता है, तो एक दोस्त दूसरे को बोलता है माइंड इट, वॉच इट, डोंट ट्राई टू बी फिजिकल विथ मी। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स आप उसको बाहरी प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई करते हो। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब अंदर की प्रॉपर्टी के आधार पर आप उसको क्लासिफाई करते हो। और अंदर की प्रॉपर्टी आपको तब तक किसी सब्सटेंस की पता नहीं चल सकती जब तक कि वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाएगा। क्योंकि सोसाइटी में भी हम लोगों को अंदर की प्रॉपर्टी तब तक पता नहीं चलती जब तक कि हम उससे रिएक्ट नहीं करते, हम उससे मिलते नहीं, जुलते नहीं, समय नहीं बिताते। क्योंकि देखने से तो सब अच्छा ही लगता है। कोई इंसान अपने जुबान से बोलता है कि हम कमीना हैं। जिससे पूछिए आप कैसे आदमी हैं, जी हम तो बहुत भयानक शरीफ हैं, हम अगर छोड़ दिए इलाका तो शराफतें यहाँ से खत्म हो जाएगा। अरे भाई, दुनिया में सारा आदमी कहता है कि हम शरीफ हैं, हम अच्छे हैं, तो दुनिया में इतना कमीनापन कहाँ से आ रहा है? सोचने की बात है ना। जब सारा इंसान फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, या आई एम नाइस, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम नाइस, जब सब लोग बोलता है कि हाँ भाई हम बहुत शरीफ हैं, तो फिर दुनिया में इतना जो लोग कह रहा है कि कलयुग नहीं अब भड़युग आ गया है, तो इतनी कमेंटरी कहाँ से आ रही है? इसका मतलब है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम शरीफ हैं, हम अच्छे हैं, वो नहीं है। 90% लोग बुरे हैं। कहने का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो सबकी अच्छी है। सब लोग घर से नहा धो के बाल में जेल वेल लगा करके निकलते हैं, चेहरे पे स्माइल रखते हैं, अंदर का कमीनापन छुपा के रखते हैं, उसको निकालते हैं समय आने पर। तो ये अंदर का जो कमीनापन है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, और बाहर का जो शराफत का ढोंग है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी।
दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो लोग कहते हैं कि पीठ में छुरा भोग दिया, तो जो पीठ में छुरा भोगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उनको पता नहीं थी। आस्तीन का सांप वाला सॉर्ट ऑफ मामला, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान मुंहफट है वो बेहतर है, ब्लंट है बेहतर है, एक्सट्रोवर्ट है बेहतर है, गुस्सैल है बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इंसान हमारे जानने वाले हैं जो कहते हैं कि फलाना बहुत शरीफ आदमी है, उनको ना राधो से लेना है ना माधो को देना है, वो और भारी कमीना है। क्योंकि दुनिया है, दुनिया में राधो को भी देना है, अब माधो से भी लेना है। लेने देने के लिए तो दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी बाहरी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। हम दिखते कैसे हैं, हम मोटे हैं कि दुबले हैं कि गोरे हैं कि काले हैं कि नाटे हैं कि लंबे हैं, दिस इज माई फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और हम अंदर से कैसे हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, हम किस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कितने शरीफ हैं या हम कितने कमीने हैं या हम कितने बदमाश हैं, ये मेरा केमिकल प्रॉपर्टी। हम शरीफ हैं या नहीं ये पता चलेगा जब लोग हमसे रिएक्ट करेंगे, बिना रिएक्शन के पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी आप सामने से देख रहे हो। अगर आप मुझे नहीं भी जानते, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि हम मोटे हैं कि नाटे हैं कि लंबे हैं कि दुबले हैं कि काले हैं कि गोरे हैं। लेकिन मेरी केमिकल प्रॉपर्टी आप नहीं पता कर सकते जब तक आप हमसे रिएक्ट नहीं करोगे। हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये आप देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टी मेरा जान सकते हो कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं। क्लेम तो सब यही करता है, क्लेम करने के फेर में मत जाइए। ठीक है, बिना आजमाए हुए किसी इंसान की सच्चाई आप परख नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बाहरी प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को बांटते हैं मुख्य रूप से 3 क्लास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बताएंगे। और अंदरूनी प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैटर को बांटते हैं मुख्य रूप से 2 हिस्से में, प्योर सब्सटेंसेज में और मिक्सचर में। मिक्सचर को 2 हिस्से में बांटते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेज को बांटते हैं फर्दर इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स को बांटते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और एलिमेंट को बांटते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स में। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइट्स आर हैविंग देयर डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। फाउंडेशन का 11 का टॉपिक था, इसलिए आराम से चलेंगे, स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हड़बड़ा के नहीं चलेंगे, बिंदास चलेंगे। तो जिनको भी आज का लेक्चर समझने में थोड़ी भी अगर कोई दिक्कत हुई होगी, थोड़ी भी कोई दिक्कत होगी तो अच्छा, ये चूंकि टॉपिक 11 का है और ये पहला चैप्टर है, तो इसमें एग्जाम्पल हम दुनियावी यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लेक्चर का 90% हिंदी में ही हो। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों की मांग है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 11th और ऐसे भी फर्स्ट लेक्चर में आमतौर पर ज़्यादातर हिंदी का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तुरंत स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम 10th to 11th and they require a bridge to gap that particular hyphen or blank space. So don't worry, I will try my level best to be 90% Hindi. As for the matter of conducting class is concerned, conducting online lecture is concerned, 11th में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेरी होगा तो आप इनबॉक्स में शूट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हो, है ना। जैसे ही एज सुन एज आई वुड बी ऑनलाइन, जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा मैं आपको आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बिंदास, आराम से, एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के पढ़ना है। अगर लॉकडाउन के चलते अगर किसी को थोड़ा भी दिक्कत है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिंदास होना है। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है,
व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है ना? ठीक है, जब मुश्किल आता है तभी इंसान की पहचान होती है। ठीक है, और तुम लोग तो कम उम्र के बच्चे हो, अभी 10th पास किए हो, अभी 11th में मूव किए हो, तुम्हारे लिए तो पूरा दुनिया तुम्हारा है, जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, ये 2 साल बहुत मायने रखता है, ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th का। नो मैटर व्हाट आर यू ट्राइंग टू परस्यू, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, तुमको ये 2 साल इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा आधार बनेगा। ठीक है ना? तुम कुछ भी जो भी करना चाहते हो, डू व्हाट एवर यू वांट टू मैन, बट दिस 11th and 12th इज योर बेस फाउंडेशन। यू शुड बी, है ना, यू शुड बी ट्राइंग टू मेक इट वेरी सॉलिड। ठीक है, और इस सॉलिड फाउंडेशन को बनाने के लिए जो मैंने शुरुआत में कहा कि स्टूडेंट की 3 बात उसके अंदर होनी ज़रूरी है। पहला, चेहरे पे तेज। चेहरे पे तेज होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा स्नो पाउडर लाली लगा करके बाल में जेल वेल लगा करके घूम रहे हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ दुनियावी या मिलावटी तेज। तेज मीन्स कॉन्फिडेंस। और बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा हो कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है ना, 90% स्कोर किया है, लेकिन उससे कोई नाम पूछ रहा है तो अजब टाइप से बता रहा है। स्कोर किया 90%, बहुत हाई मार्क्स है उसका 10th में, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज अजब टाइप का है। ठीक है ना? किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता है। क्लियर है? फन लविंग, पढ़ेंगे तो पढ़ाई को फन बना के पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पढ़ाई टाइम पास करेगा। क्लियर? ठीक है ना? मैंने ऐसे ही पढ़ाई किया है। ठीक है, यू ही IIIT हैदराबाद से एमटेक नहीं किया। फन, पढ़ाई को फन बना करके अगर पढ़ोगे। और तेज यानी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब हाफ द बैटल वन। ठीक है, और किसी से बात करेंगे तो आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। जब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट करके बात करोगे तो सबसे पहली बात कि तुम्हारी सच्चाई सामने वाले के सामने प्रकट होगी। हम ये नहीं बोलते कि आंख में आंख लड़ा के बात करो जिससे बदतमीज टाइप के समझे जाओ। आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है योर आईज आर ट्रांसफरिंग अ सॉर्ट ऑफ स्पार्क, इग्निशन। सामने वाला इस चीज को महसूस कर रहा है, क्या आंख में चमक इस लड़के के। और जब आंख में चमक होगा, चेहरे पे तेज होगा, तो बातों में खनक होगा। जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखोगे, तुम्हारी बात में एक वजन होगा, एक दम होगा। और मेरी बात याद रखना, दुनिया में सारा मुद्दा अपनी आवाज को बुलंद करने का है। क्योंकि जब मां नहीं समझ पाती है कि बच्चे को भूख लगी है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां और बच्चे से ज्यादा प्यारा रिलेशन, प्योर रिलेशन, जिसमें 1% भी मिलावट नहीं है, वो रिलेशन दुनिया में क्या है? मां और बच्चे का। जब मां भी नहीं समझ पाती है कि बच्चे को भूख लगी है, जब तक कि बच्चा रोता नहीं है, तो तुम्हारी भूख को दुनिया कैसे समझेगी? हंगामा खड़ा कर दो दुनिया में। और हंगामा कैसे खड़ा करोगे? अपने एक्सपर्टीज से, अपने नॉलेज से, अपने सक्सेसफुल कैरियर से। ये हंगामा खड़ा करना। और ये हंगामा खड़ा करने के लिए 3 बात मेरी याद रखना। चेहरे पे कॉन्फिडेंस यानी तेज, हिंदी में जिसको बोलते हैं, जिसको बड़े बुजुर्ग देख के बोलते हैं बड़ा तेजस्वी लड़का है, तेजस्वी बालक है। दूसरा, आंखों में चमक। और आंखों में चमक तभी होगा जब बैक करने के लिए सब्सटेंस होगा तुम्हारे पास, आर्गुमेंट करने के लिए। अब बातों में खनक ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर सब्सटेंस रहे, और सब्सटेंस नॉलेज से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर साइनिंग ऑफ। परसों मिलेंगे 11th के टॉपिक के साथ। आज थर्सडे है, तो सैटरडे को हम लोग मिलेंगे 11th के टॉपिक के साथ। फिजिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन, दोनों में से कोई भी कर लेंगे पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब पढ़ के आइएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन पूछने के भी लायक बनिएगा। और कल हम लोग सॉलिड स्टेट वाला जैसे कर रहे हैं, कल जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, फिर गुड नाइट, साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर।